अगर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में इशू ऑफ शेयर्स अच्छे से समझना चाहते हो तो आ गए हो बिल्कुल एकदम सही जगह पर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। जी हाँ, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस माय डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। और इस पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप अच्छे से देखोगे, रोज जो लेक्चर्स डाले जाएंगे इशू ऑफ शेयर्स के, अगर आप उन्हें अच्छे से देखोगे तो एक एक न्यूमेरिकल करना आपको आ जाएगा और उसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो चलो, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 1। और जो ये पार्ट 1 होने वाला है ये थ्योरेटिकल बेस होने वाला है। रुको रुको, स्किप मत कर देना थ्योरी सुन के। थ्योरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जी हाँ, क्योंकि इस चैप्टर का जो थ्योरी है, थ्योरी इसका बेस बनाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें बैलेंस शीट बनाना होता है, इसमें हमको शेयर फॉरफीचर क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड, फुल्ली पेड अप, ये सब चीजें हमको समझनी होती है। और एक्चुअल में इशू ऑफ शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कमजोर क्यों रह जाता है? क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स भी थ्योरी स्किप करके डायरेक्ट कहाँ पढ़ाने लगते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कराने लगते हैं। और जब न्यूमेरिकल टफ होते जाते हैं तो फिर वहां पे गलतियां होने लगती है। क्यों? क्योंकि बेस स्ट्रांग नहीं होता। आई बात समझ में? तो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना आप थ्योरी समझेंगे, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, है ना, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसके क्वेश्चंस इससे ही बनते हैं। चलो, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट। और आज से हम चालू करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर्स है ना, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अभी तक हम जो अकाउंटिंग कर रहे थे वो किसकी अकाउंटिंग कर रहे थे? अभी हम अकाउंटिंग कर रहे थे पार्टनरशिप फर्म की। किसकी अकाउंटिंग कर रहे थे? अभी हम अकाउंटिंग कर रहे थे पार्टनरशिप फर्म की। जी हाँ, इसी के साथ हमारा जो पार्टनरशिप है पूरा खत्म हो चुका है। उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर पार्टनरशिप में भी दिक्कत आ रही है तो जाओ वो देख के आओ, आपको पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, तो वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। देखो, आपने क्लास 11th में पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक। फिर उसके बाद में आप क्लास 12th में आपने पढ़ा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अब हम काय पे आ गए बेटा? अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, है ना। अब यहाँ पे है क्या? दैट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है, लेकिन इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? इशू ऑफ शेयर्स, है ना। तो एक एक करके डिकोड करते हैं। देखो बेटा, होता क्या है, आपने क्लास 11th में पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ कौन होता है? एक सिंगल बंदा होता है जो कि पूरा काम करता है कि नहीं। बिजनेस के A to Z जितने भी काम होते हैं, सारे काम उस बंदे के ऊपर, उस एक अकेले बंदे के ऊपर होते हैं। इज दैट क्लियर? बिजनेस को चलाना, मैनेज करना, एडवर्टाइजमेंट करना, मार्केटिंग करना, अकाउंटिंग करना, सब कुछ उस एक बंदे के हाथ में होता है। तो फिर उसको सही करने के लिए क्या लेके आए भाई? पार्टनरशिप लेके आए। तो पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग हो जाते हैं जो अपनी अपनी स्किल सेट के हिसाब से काम बांट लेते हैं, पैसे लगाते हैं, है ना। कैपिटल भी ज्यादा हो जाता है। इज दैट क्लियर? फिर कौन आई बेटा? कंपनीज। कौन आई? कंपनीज। चलो, तो इसको बहुत धीरे से या एक सिंपल सी चीज से इसको हम समझते हैं। क्या होता है ना, जो भी बिजनेस स्टार्ट होता है वो शुरू में कैसा होता है बेटा? छोटा ही होता है। कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। आप चाहे कोका कोला का एग्जाम्पल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल ले लो, एप्पल का एग्जाम्पल ले लो, जितनी भी आज के टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे ऑल स्टार्टेड स्मॉल। सारे बिजनेस छोटे स्टार्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे ये बिजनेसेस क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे ये बिजनेस बढ़ते हैं, इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? बढ़ने लगती है। तो फिर ये काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? पार्टनरशिप में। किसमें? पार्टनरशिप में। जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो इतना सारा कैपिटल नहीं लगा सकता, तो जैसे जैसे उसका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करता है तो वो पहले पार्टनरशिप करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। पार्टनरशिप के बाद और बिजनेस जब ग्रो होता है, जब स्टेट लेवल पे आ जाता है या नेशनल लेवल पे आ जाता है, तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो पर डे उस बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लगता है, वो पैसा कैसा लगने लगता है बेटा? ज्यादा लगने लगता है, ठीक। फिर जब और बड़ा होता है बिजनेस, यानी स्टेट के बाहर, आउट ऑफ स्टेट, आप पूरे इंडिया में क्या करने लगते हो? काम करने लगते हो, या आप देश विदेश में काम करने लगते हो। तो इस दिस टाइम पे जो आपके पार्टनरशिप वाले होते हैं वो भी इतना पैसा नहीं लगा सकते। 4 लोग, 5 लोग इतना पैसा नहीं लगा सकते। तो फिर क्या होता है? और आपको पता ही है बेटा, पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स डिफाइन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू अवर कंपनीज एक्ट, है ना। पार्टनरशिप एक्ट में तो डिफाइन नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट में 50 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। किसमें? आपके पार्टनरशिप फर्म में। लेकिन जब इतना बड़ा बिजनेस हो जाता है तो बेटा ये जो 50 मेंबर हैं वो भी इतना कैपिटल नहीं लगा पाते।
इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, तो पहले सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ, फिर और बिजनेस बढ़ा तो पार्टनरशिप कर ली, फिर और बिजनेस बढ़ता है तो दे कन्वर्ट देयर पार्टनरशिप इनटू कंपनी। काय में रजिस्टर कर लेते हैं, वो खुद को कंपनी में रजिस्टर कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने देखा होगा बेटा, दो तरह की कंपनीज होती हैं। कितने तरह की? दो। एक होती हैं आपकी प्राइवेट कंपनीज। कौन सी कंपनीज? एक होती हैं आपकी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ठीक है, और एक होती हैं आपकी पब्लिक कंपनीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, प्राइवेट कंपनीज का मतलब यहाँ पे वो कंपनीज विच आर ओन्ड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। पब्लिक कंपनी आप दो तरह से समझते हो, एक पब्लिक कंपनी जो कि रिप्रेजेंट करती है गवर्नमेंट कंपनीज, और एक कंपनी जो पब्लिक कंपनी के नाम, मतलब यहाँ पे जो मैं पब्लिक कंपनी बोल रहा हूं, ये वो पब्लिक कंपनीज है बेटा जो अपने शेयर्स, कौन से शेयर्स? जो अपने शेयर्स, मतलब इनकी कंपनी में हिस्सा, शेयर का मतलब ही क्या होता है? हिस्सा। जो अपने शेयर्स किसको बेच सकती है बेटा? पब्लिक को बेच सकती है। यहाँ पे अपन पब्लिक कंपनी उसे बोलते हैं। और प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने शेयर्स, क्या, जो अपने शेयर्स किसको नहीं बेच सकती बेटा? पब्लिक को नहीं बेच सकती, वो प्राइवेट कंपनी होती है। तो फिर यहाँ सर फायदा क्या हुआ पार्टनरशिप से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होने का? तो अब जैसे ही प्राइवेट कंपनी में अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर लिया जाता है या प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर ली जाती है, तो ये जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज में मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं 200। इज दैट क्लियर? मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200 मेंबर्स हो सकते हैं। यानी कि जो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, अगर आपने शार्क टैंक देखा हो, क्या देखा हो? शार्क टैंक देखा हो, तो उसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज आती हैं। वो क्या करती हैं? वो इस तरह के इन्वेस्टर्स के पास में जाते हैं, अपना आइडिया पिच करते हैं, उन्हें बताते हैं देखो भाई हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, हम इतना पैसा कमा रहे हैं, आओ हमारे बिजनेस में क्या लगाओ? पैसा लगाओ, इतने परसेंट के लिए आप हमारी इतनी इक्विटी ले लो। तो दोज नंबर ऑफ पर्सन कैन नॉट बी मोर देन 200, बट 200 लोग बहुत होते हैं भाई। 200 लोग भी प्राइवेट कंपनीज में क्या लगा सकते हैं? अच्छा खासा पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ भाई, आपका बिजनेस एकदम बूम कर गया। बूम कर गया विच मींस आप समझ गए, इंटरनेशनल लेवल पे आपका बिजनेस बहुत जोर से चल रहा है। तो अब क्या होगा? अब आपको करोड़ों रुपए तो सिर्फ काय के लिए चाहिए? यस, वर्किंग कैपिटल के लिए ही चाहिए। आप एग्जाम्पल ले लो, रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, बेटा महीने की करोड़ों की तो वो क्या बांटते हैं? सैलरी बांटते हैं। समझ में आ रही है? उनका करोड़ों का तो क्या है? वर्किंग कैपिटल है, यानी पर डे बिजनेस चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए होता है। अब इतना पैसा 200 लोग भी नहीं लगा सकते। आई बात समझ में कि नहीं है? तो फिर क्या होता है? फिर ये अपनी कंपनी को काय में कन्वर्ट करते हैं? यस, पब्लिक कंपनी में, यानी प्राइवेट कंपनी से ये अपने आप को काय में कन्वर्ट करा लेते हैं? पब्लिक कंपनी में। रजिस्ट्रेशन कराते हैं, प्राइवेट में भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और सॉरी, अपनी कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए भी क्या कराना होता है? रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है। तो जैसे ही अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, तो नाउ दे कैन इशू शेयर्स, यानी कि अब ये क्या कर सकते हैं? ये अपनी कंपनी के शेयर्स कहां बेच सकते हैं? ये अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को बेच सकते हैं। किसको बेच सकते हैं? पब्लिक को। तो अब ये शेयर है क्या? शेयर का मतलब होता है बेटा हिस्सा। शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा होता है। क्या होता है? हिस्सा होता है। होता क्या है बेटा? यहाँ पे किया क्या जाता है? जो कंपनी का कैपिटल होता है, क्या होता है? कैपिटल। देखो कंपनी को चलाने के लिए कंपनी की जो सोल है, जो आत्मा है, वो क्या है भाई? कैपिटल है, वो है फंड्स। कंपनी के पास फंड्स होंगे तो कंपनी चलेगी, और कंपनी के पास अगर फंड्स नहीं होंगे तो कंपनी नहीं चल पाएगी। इज दैट क्लियर? और आपको भी याद है ये चीज कि भाई जो ओनर होते हैं वो क्या लगाते हैं? कैपिटल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैपिटल। तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट क्यों करते हैं? उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन होता है, उसके पीछे का रीजन होता है बेटा कैपिटल। क्या होता है? कैपिटल। जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है तो उस बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारा क्या चाहिए होता है? कैपिटल चाहिए होता है, और वो कैपिटल 200 लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि अब करोड़ों का कैपिटल चाहिए भाई। जब दिन भर का खर्चा ही इतना हो रहा है तो अब क्या चाहिए? पैसा बहुत सारा चाहिए। तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं, ये जो इनका कैपिटल होता है, क्या होता है? ये जो इनका कैपिटल होता है, इस कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देती हैं। किस में डिवाइड कर देती हैं? स्मॉल यूनिट्स में। और इन स्मॉल यूनिट्स को अपन क्या बोलते हैं? शेयर्स। क्या बोलते हैं इनको? शेयर्स, ठीक है। अब ये कैसे होता है सर? ये लोग क्या करते हैं? अपना कैपिटल निकालते हैं, अपने बिजनेस की नेटवर्क निकालते हैं, और जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, कौन होते हैं? जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भाई अपनी कंपनी का टोटल कैपिटल कितना होगा। और वही डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि अपनी कंपनी का अगर टोटल कैपिटल इतना होगा तो हमारा एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू, यानी हमारे शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपए होगी, 10 रुपए होगी, या 50 रुपए होगी।
इज दैट क्लियर? तो ये सब डिसाइड कौन करते हैं? डायरेक्टर्स करते हैं, जब वो अपनी प्राइवेट कंपनी को किसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं? पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो दे डिवाइड देयर टोटल कैपिटल इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड शेयर्स। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? या एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि भाई एक कंपनी क्या कर रही है, खुद को पब्लिक से सॉरी प्राइवेट से काय में कन्वर्ट कर रही है? पब्लिक में कन्वर्ट कर रही है। तो जैसे कि मान के चलो कि उन्होंने कहा कि भाई हमारा, बस एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ज्यादा बड़ा फिगर नहीं ले रहा मैं, कितना ले रहा हूँ 1 करोड़, कि भाई अपना जो टोटल कैपिटल होगा वो कितना होगा? 1 करोड़ होगा। ठीक है, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ एग्जाम्पल, ज्यादा बड़ा फिगर लूंगा समझाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई अपना टोटल कैपिटल कितना होगा बेटा? 1 करोड़ रुपीस। इज दैट क्लियर? तो अब ये क्या करेंगे, इस टोटल कैपिटल को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे। नाउ द डायरेक्टर्स विल डिसाइड, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। अगर आपको पता हो तो प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, और आपकी जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम आपको 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा टोटल कैपिटल 1 करोड़ होगा, तो एक शेयर कितने का? 10 रुपीज का। अगर एक शेयर 10 रुपीज का हो गया तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो कितने जीरो बचे बेटा? यहाँ पे मतलब कि 10 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स हो गए? 10 लाख शेयर्स हो गए। तो दिस इज हाउ व्हाट दे डू इज दे डिवाइड देयर कैपिटल इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड शेयर्स। इज दैट क्लियर? अब ये लोग क्या कराते हैं, ये अपनी कंपनी को रजिस्ट्रार कराते हैं, रजिस्टर कराते हैं। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि किसी भी पब्लिक कंपनी को अगर अपने शेयर्स किसको बेचने हैं बेटा? पब्लिक को बेचने हैं, तो उन्हें अपने आप को सेबी में क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज अच्छे से समझ लो, जो पब्लिक कंपनी होती है दे मे और मे नॉट, वो चाहे तो सेबी में रजिस्टर करा सकते हैं और चाहे तो ना भी करा सके। लेकिन अगर उनको अपने शेयर्स पब्लिक को बेचना है, जैसे कि इस कंपनी को अगर अपने शेयर्स कितने 10 लाख शेयर और एक शेयर 10 रुपए के हिसाब से अगर इसे अपनी पब्लिक को, जो जनरल पब्लिक है उसे अगर ये शेयर बेचना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को सेबी में रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी ही अपने शेयर्स किसको बेच सकती है? यस, आगे जनता को बेच सकती है। क्लियर है? तो पहले तो प्राइवेट कंपनी को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, किसमें? पब्लिक कंपनी में। उसके लिए इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके लिए इन्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब इनको प्रिपेयर करके सारे डॉक्यूमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ये सब कुछ लेके इनको रजिस्ट्रार में क्या करना होता है? सबमिट करना होता है। डायरेक्टर्स खुद जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें मेंशन करते हैं कि भैया हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ होगा और हमारा एक शेयर कितने का होगा? 10 रुपए का होगा। जो रजिस्ट्रार होते हैं वो सब चेक करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, सब कुछ अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स होता है, प्रोविजंस होता है, तो वो इनको क्या दे देते हैं भाई? प्राइवेट से किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? पब्लिक कंपनी में। हो गई कन्वर्ट। फिर उसके बाद में ये अपने आप को कहाँ रजिस्टर कराते हैं? कहाँ लिस्ट कराते हैं? सेबी में लिस्ट कराते हैं। और जब ये लोग पहली बार, जैसे अगर आपको पता हो तो अभी ताजा ताजा क्या आया है? आईपीओ आया है, फिजिक्स वाले उनका भी है कि नहीं भाई? उनका आईपीओ आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? बोट, लेंसकार्ट, है ना, इनका क्या है? आईपीओ। तो जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स किसको बेचती है? पब्लिक को बेचती है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? आईपीओ। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सबसे पहले। समझ में आई चीज? ठीक है, तो अब एक सिंपल से तरीके से समझा देता हूं। देखो यहाँ पे जो शेयर है ना, क्या है मतलब, अब आपने अपने आप को क्या करा लिया? अपन कंपनी है, अपन ने सेबी में खुद को क्या करा लिया? लिस्ट करा लिया है। सेबी अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लो अब समझ लो। सेबी क्या है बेटा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे सब चीजों का मार्केट होता है ना, कपड़ा मार्केट, सोना चांदी मार्केट, वैसे ही स्टॉक मार्केट। समझ में आया? यहाँ पे ये वो मार्केट है जहां पर पब्लिक कंपनीज अपने क्या बेचती हैं? शेयर्स बेचती हैं। किसको? पब्लिक को, जनरल पब्लिक को। ठीक है, तो जैसे ही पहली बार जब अपनी कंपनी अपने शेयर्स बेचेगी, क्या बेचेगी? शेयर्स बेचेगी, तो वो जो शेयर्स पहली बार बेच रही है उसे क्या बोला जाता है? आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आ गई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? फिर जो जनरल पब्लिक है वो अपने शेयर्स खरीदेगी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर ये जो जनरल पब्लिक है वो हमारे शेयर्स क्यों खरीदेगी, है ना? देखो अब उसके पीछे के लिए क्या होता है। देखो आप मेरे को एक चीज बताओ जरा, शेयर्स को अपन 2 मिनट के लिए अलग कर देते हैं। अगर कोई कमोडिटी है, कोई आपने प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को अगर आपको मार्केट में बेचना है तो आप क्या करोगे? यस, उसका एडवर्टाइजमेंट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल।
तो वैसे ही जब अपन अपना आईपीओ लेके आते हैं, जब अपन अपने शेयर्स किसको बेचते हैं, पब्लिक को बेचते हैं, तो अपन इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या इशू करते हैं बेटा, अपन एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये प्रोस्पेक्टस अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। इसमें अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका इनकम स्टेटमेंट होता है, आपका बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और ये प्रोस्पेक्टस में हम मेंशन करते हैं कि भाई हमारी कंपनी का इतना ऑथराइज्ड कैपिटल है, यानी हम इतने शेयर्स बेच सकते हैं, इतने रुपए के हिसाब से मैक्सिमम शेयर, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो मैक्सिमम शेयर्स होते हैं जो कंपनी पब्लिक को क्या कर सकती है, बेच सकती है, उससे ज्यादा नहीं बेच सकती। क्लियर है, उसके ऊपर भी आएंगे। नेक्स्ट उसके बाद में उसमें वो मेंशन करती है कि भाई हम कितने शेयर्स बेच रहे हैं और एक शेयर कितने का बेच रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे बेच रहे हैं। कंपनी लमसम में भी बेच सकती है और इंस्टॉलमेंट में, यानी अपन लमसम में भी शेयर बेच सकते हैं कि भाई हमारा एक शेयर 10 रुपए का है, पूरे 10 रुपए दे दो, और अपन इंस्टॉलमेंट में भी बेच सकते हैं, यानी कि हमारा एक एप्लीकेशन पे इतना, मतलब हम इंस्टॉलमेंट में डिवाइड, वो 10 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, ठीक है। अभी आप इतना समझो। अब यहाँ पे उस प्रोस्पेक्टस में अपन अपने कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, इज दैट क्लियर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू अपन अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी उसमें बताते हैं कि भाई कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे, कंपनी की फ्यूचर में सेल कितनी बढ़ जाएगी, कंपनी के फ्यूचर में क्या क्या करने का इरादा है। तो उन सब बेसिस के बेस पे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने कंपनी के क्या खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं। चलो, तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा क्या बना दिया, पूरा एक बेस बना दिया कि भाई हम इस चैप्टर में सीखने क्या वाले हैं। अब उस पे आते हैं, जो मेन चीज हम सीखेंगे, हम इन शेयर्स की अकाउंटिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि भाई इन शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। लेकिन इन शेयर की अकाउंटिंग करने से पहले हमें सबसे पहली चीज समझनी है बेटा कि कंपनी क्या होती है। इज दैट क्लियर, क्या सीखना है बेटा, कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या, पब्लिक कंपनी क्या। मैं फटाफट इसको निपटा दूंगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर। फिर पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे शेयर इशू करते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इशूड, ये सब चीजें अच्छे से समझेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो वोकैबुलरी एक बार आप अच्छे से समझ लोगे तो ये सारी चीजें कहाँ आने वाली है, यस ये सारी चीजें क्वेश्चंस में आने वाली है। तो फिर आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यही दिक्कत होती है, यही चीज मिस कर देते हो, जिसकी वजह से जब क्वेश्चंस पढ़ते हो कुछ वर्ड्स आ जाते हैं तो वहां चकरा जाते हो और फिर समझ में नहीं आता कि क्या कर रहा है। चलो आ जाओ, तो अब फटाफट अपन इसकी जो मैंने आपको बेस तो समझा दिया है, फटाफट चलो डिस्कस करते हैं। यू ऑलरेडी नो कि भाई कंपनी क्या होती है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी अपन इसको खत्म करते हैं। देखो बेटा, कंपनी क्या है, कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। क्या होता है, एक वॉलंटियर एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, जो लोग साथ में मिलके आते हैं क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। और कैसे बिजनेस करने के लिए, लॉफुल बिजनेस करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। तो एक कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म्ड थ्रू लॉ। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भाई कंपनी कैसे बनाई जाती है बेटा, लॉ से बनाई जाती है। और कंपनी को वाइंड अप भी किससे किया जाता है, लॉ से किया जाता है। विच मीन्स कंपनी लॉ से बनती है, लॉ से वो एग्जिस्टेंस में आती है फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर आप कंपनी की देखोगे, सो इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स मनी और मनी इज वर्थ टू कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पस। तो वही चीज है कि भाई कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, जहां पे लोग क्या करते हैं, या तो मनी कंट्रीब्यूट करते हैं या मनी वर्थ, या जिसकी कीमत किसके बराबर होती है, पैसों के बराबर होती है, ठीक है, टू ए कॉमन स्टॉक टू एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पस, यानी कुछ एक कॉमन पर्पस, एक कॉमन बिजनेस करने के लिए लोग ये पैसे लगाते हैं, ठीक है। या सबसे अच्छी डेफिनेशन ये लगती है मेरे को किसकी, कि कंपनी क्या है बेटा, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन सा पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ। इज दैट क्लियर। एंड हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है विद परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। तो एक एक करके इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है, जैसे कि अपन है एक लिविंग बीइंग, वैसे ही कंपनी भी क्या है, कंपनी भी एक लिविंग बीइंग है, जी हाँ। लेकिन ये एक आर्टिफिशियल लिविंग बीइंग है, व्हाई, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे कि अपन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन लोग हैं, तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, वी आर लिविंग बीइंग्स, वी कैन परचेज एसेट ऑन अवर नेम, वी कैन सेल एसेट्स ऑन अवर नेम, वी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इन अवर नेम। लाइकवाइज सेम थिंग, वो सेम की सेम चीज कौन कर सकती है, यस कंपनी भी कर सकती है। कंपनी खुद अपने नाम से एसेट्स खरीद सकती है, एसेट बेच सकती है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, अभी नए नए आप देखोगे जियो, जियो के जितने भी क्या है बेटा, जियो के जितने भी पेट्रोल पंप है, क्या उन पे मुकेश अंबानी लिखा हुआ है, नहीं, उस पे क्या लिखा हुआ है, जियो लिखा हुआ है।
जियो के जितने भी टैंकर्स होंगे ना उनके ऊपर भी क्या लिखा होगा बेटा, जियो लिखा होगा। जितनी भी आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे बसें चलती होंगी तो वो जो ओनर हैं उनके उसमें नाम नहीं लिखे होंगे, बल्कि उस ट्रांसपोर्ट कंपनी का उन्होंने जो नाम रखा होगा वो उन बसों पे लिखा होगा। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? तो जैसे एक लिविंग बीइंग कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, वैसे ही एक कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल लिविंग पर्सन। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल लिविंग पर्सन, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ। ठीक है, लॉ ने इसको ये सब चीजें, ये राइट्स दिए हैं। आगे लिखा है हैविंग ए सेपरेट एंटिटी। भाई एक कंपनी की क्या होती है, सेपरेट एंटिटी होती है। किससे? उसके ओनर से। किससे? यस, ओनर से। यानी कि यहाँ पे कंपनी अलग है, सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कंपनी अलग है और ओनर अलग है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ओनर को कुछ हो जाता है, ओनर की डेथ हो जाती है, रिटायर हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, अनसाउंड माइंड यानी पगला भी जाए, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यस, यहाँ पे कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता, कंपनी चलते जाती है। आई बात समझ में कि नहीं? बैटमैन देखी है सबने, बिल्कुल देखी होगी, ब्रूस वेन, है कि नहीं, वेन इंटरप्राइजेस। तो उसके जो पापा होते हैं वो उस कंपनी के मालिक होते हैं, एक तरह से देखा जाए मेजर शेयर होल्डिंग उनके पास में होती है। लेकिन उनके जाने के बाद भी, जब ब्रूस वेन छोटा होता है, ज्वाइन करता है, उसके बाद भी वो कंपनी चलती जाती है। ऐसे ही कितनी सारी कंपनीज हैं, आप टाटा ग्रुप देख लो, रिलायंस देख लो, जियो देख लो, बिरला, ये बहुत पुरानी पुरानी कंपनीज हैं। यहाँ पे ओनर्स आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। समझ में आया? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हैविंग सेपरेट एंटिटी। कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। विद परपेचुअल सक्सेशन। कैसा सक्सेशन? यस, परपेचुअल सक्सेशन, बिल्कुल अलग होती है कंपनी। समझ में आया? ओनर से बिल्कुल अलग होती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एंड ए कॉमन सील। और एक कंपनी की क्या होती है, कॉमन सील। कॉमन सील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई इतना जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? क्योंकि कंपनी के क्या बेटा हाथ पैर नहीं होते ना साइन करने के लिए, इसलिए कंपनी की क्या होती है, कॉमन सील होती है, जो कि सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे लगाई जाती है। अगर आगे जाके सीएस करोगे तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़ना, चेक करना, उसके बाद ऑथराइज पर्सन जैसे डायरेक्टर्स के साइन लेना और उस पर सील लगाना, उसका काम हो जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ, बाकी और डिटेल में आप आगे पढ़ोगे। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, वही सारी सेम चीजें जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्यों है? क्योंकि कंपनी जैसे एक लिविंग बीइंग है उसकी तरह कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, एसेट खरीद सकती है, बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। ठीक है, जैसे एक लिविंग बीइंग करता है। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ओनर अलग होते हैं, और यस, ओनर अलग है और कौन अलग है, कंपनी अलग है। यानी कंपनी की लाइबिलिटी अलग है, ओनर की लाइबिलिटी अलग है। ठीक है, ओनर की लाइबिलिटी सिर्फ उतनी होती है जितने की उसके पास शेयर्स हैं, उससे ज्यादा उसकी लाइबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे बिजनेस अलग है, यानी आपकी यहाँ पे कंपनी अलग है, और यहाँ पे और कौन अलग है, यस, यहाँ पे अपना ओनर अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन यानी ओनर आते जाते रहते हैं, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। परपेचुअल सक्सेशन में या परपेचुअल एग्जिस्टेंस ये होती है। ठीक है, कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। ओनर आएंगे चले जाएंगे, किसी की डेथ हो जाएगी, कोई रिटायर हो जाएगा, समझ में आया, किसी का शायद हो सकता है इंसॉल्वेंट भी हो जाए, कोई अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो उससे कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती जाती है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है भाई कंपनी में। जो कंपनी होती है उसमें लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी कैसी होती है, जैसे कोई शेयर होल्डर है, कौन है भाई, कोई शेयर होल्डर है। ठीक है, अब उसने एक शेयर खरीदा, कितना शेयर खरीदा, एक शेयर खरीदा, और वो एक शेयर बेटा कितने का है, 100 रुपए का। और अगर वो कंपनी को ऑलरेडी वो 100 रुपए दे चुका है तो उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। समझ में आया? अब वो कंपनी को एक भी रुपया नहीं देगा। लेकिन मान लो एक और केस लेते हैं, उसने एक शेयर खरीदा है, कितना शेयर खरीदा है, एक शेयर, और वो शेयर कितने का है, 100 रुपए का ही है। लेकिन अभी तक उसने कंपनी को, किसको, अभी तक उसने कंपनी को सिर्फ 70 रुपए ही दिए हैं। कितने रुपए दिए हैं, 70 रुपए ही दिए हैं। तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब ओनली टू द अनपेड। आप बुक में पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, अनपेड, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। तो जो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर सिर्फ कितना बच रहा है, इसको इसमें से माइनस कर दो। 100 में से 70 गए तो कितना बचा बेटा, 30। तो मतलब कितना, सिर्फ 30 रुपए की उसकी क्या रहेगी, लाइबिलिटी रहेगी। मतलब जब भी कंपनी उससे सिर्फ कितने मांग सकती है, 30 रुपए मांग सकती है, और 30 रुपए देने के बाद उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। मतलब कि लिमिटेड लाइबिलिटी में सीन क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अगर कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आती भी है तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर बात नहीं आएगी। सिर्फ उसका जितना भी अनपेड अमाउंट है शेयर का, सिर्फ कंपनी उससे वही क्लेम कर सकती है। अपन सिर्फ अपने शेयर होल्डर से उतना ही पैसा ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे बात नहीं आएगी। कॉमन सील, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी के हाथ पैर तो होते नहीं है,
तो कॉमन सील एक्चुअली में कंपनी के काय की काम करती है, सिग्नेचर के काम करती है। तो जितने भी कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पे कॉमन सील को लगाया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें कि अगर ये पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में आप शेयर्स को फ्रीली क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो एक वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बट इन प्राइवेट कंपनीज ये पॉसिबल नहीं होता। प्राइवेट कंपनीज में आप फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपको अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना पड़ता है तो उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जिसमें डायरेक्टर्स का क्या लगता है, अप्रूवल लगता है। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। यस, जो आपकी कंपनीज होती हैं चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो आपकी यस पब्लिक कंपनी हो, यहाँ पे ओनर्स अलग होते हैं और मैनेजमेंट कैसा होता है, अलग होता है। अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी की, कौन सी कंपनी की बेटा, पब्लिक कंपनी। अब समझ में आ रहा है ना पब्लिक कंपनी कौन है, जो अपने शेयर्स किसको बेचती है बेटा, पब्लिक को। जो अपने शेयर्स पब्लिक को बेच सकती है उसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी बोलती है। अगर एक पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स है ना, कौन है भाई, जो मेंबर्स कैसे हो सकते हैं बेटा, अनलिमिटेड। कैसे हो सकते हैं, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास शेयर होते हैं, 1000 2000 लाख लोगों के पास क्या होते हैं, कंपनी के शेयर होते हैं। क्या वो लोग मिलकर कंपनी चला सकते हैं, बिल्कुल नहीं चला सकते। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो ओनर्स होते हैं यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स, ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं बेटा, शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट को सेलेक्ट करते हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं। मोस्टली आपको भी पता है, आपने जियो का बोर्ड देखा है, रिलायंस का बोर्ड देखा है। मोस्टली ओनर्स मतलब जिनके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है वो डायरेक्टर्स रहते हैं, वो कंपनी को मैनेज करते हैं। सीईओ होते हैं, एमडी होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। इज दैट क्लियर, आई बात समझ में। और बाकी का जो बोर्ड होता है उसको कौन इलेक्ट करता है, जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं। और इन शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो ये पूरी कंपनी को चलाते हैं। इसलिए यहाँ पे सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट अलग होता है और ओनर्स अलग होते हैं। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में आ गए हम काइंड्स ऑफ कंपनी पे। अनलिमिटेड कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। चलो फटाफट समझा देता हूँ। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जहां पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं या जो ओनर होते हैं कंपनी के, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझ गए कि अगर कंपनी के ऊपर कोई बड़ी विपदा आ गई, बहुत बड़ा लॉस हो गया, कंपनी की सारी एसेट वेसेट बिक गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो लॉस है उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यस यहाँ पे जो ओनर है, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बात आ जाती है। उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचा जाता है और फिर उस पैसे से लाइबिलिटी को क्या किया जाता है, चुकाया जाता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपके शेयर होल्डर्स हैं यानी जो कंपनी के ओनर्स हैं, उन्होंने जितनी गारंटी दे रखी है बस वहां पे उतनी ही उनकी क्या होती है भाई, लाइबिलिटी होती है। जैसे अगर कोई शेयर होल्डर है, अगर उसने गारंटी दे रखी है भाई 10 लाख रुपए की, कितने की गारंटी दे रखी है, 10 लाख रुपए की, और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी या जिस टाइम उस लाइबिलिटी का क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है, तो उस टाइम पे बस वो जो शेयर होल्डर होता है वो उसकी सिर्फ जितना उसने गारंटी दी है बस उतनी ही वो पैसे देगा, उतनी ही उसके सर पे क्या रहेगी, लाइबिलिटी रहेगी। 10 लाख की गारंटी थी तो 10 लाख की, 50 लाख की तो 50 लाख की, 1 करोड़ की तो 1 करोड़ की। इज दैट क्लियर। अच्छा, एक चीज रह गई थी इसमें, जो अनलिमिटेड कंपनी होती है बहुत रिस्की होती है, इसलिए खैर बनाने को बना सकते हैं। अगर कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ, अगर किसी को अनलिमिटेड कंपनी खोलना है खोल सकता है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए कोई नहीं खोलता। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है वो गारंटी, जितनी शेयर होल्डर ने गारंटी दी है, जितनी ओनर ने गारंटी दी है, बस उतनी ही उसकी लाइबिलिटी रहेगी, उससे ज्यादा की लाइबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, फिर आ जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर ने जितना शेयर का पैसा उसका अनपेड रहा है बस उसकी उतनी ही लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा लाइबिलिटी नहीं। जैसे मैंने अभी पिछले उसमें समझाया था, 100 रुपए का शेयर है, अगर उस शेयर होल्डर ने पूरे 100 रुपए दे दिए तो अब उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। 100 रुपए का शेयर है, अगर उस शेयर होल्डर ने अभी तक सिर्फ 70 रुपए दिए हैं तो अभी भी कितना बच रहा है, 30 रुपए। तो कंपनी उससे सिर्फ कितने रिकवर कर सकती है, सिर्फ 30 रुपए और रिकवर कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी यहाँ पे लाइबिलिटी शेयर से कैसी रहती है, लिमिटेड रहती है। यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे 3 तरह की कंपनी आपको देखने को मिलेगी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और कौन सी कंपनी बेटा, 1 पर्सन कंपनी। चलो तो एक एक करके फटाफट अपन इनको डिस्कस कर लेते हैं। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी, सॉरी, प्राइवेट कंपनीज बेटा वो कंपनीज होती हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 जो अपने
जो शेयर्स होते हैं, जो इनका शेयर्स होता है, जो किसको इशू नहीं कर सकती, पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एज पर सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट, प्राइवेट कंपनी वो होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, यानी कि यहाँ पे आप अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। आप जिसको भी अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, आपको पहले अपने जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको आपको उनका क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके बाद में जाके वो शेयर्स ट्रांसफर हो पाते हैं। अगर वो अप्रूवल दे देते हैं उसके बाद उसके लिए शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं, लेकिन ऐसे फ्रीली नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर? तो इसलिए याद रखना, यहाँ पे आप अपने शेयर ऐसे फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी में क्या है, आप अपने शेयर जब चाहो जिसको चाहो आप बेच सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद सेकंड क्या है बेटा, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200 मेंबर्स हो सकते हैं। किनको छोड़ के, इनके एम्प्लॉइज को छोड़ के, ठीक है, मैक्सिमम सिर्फ 200 मेंबर हो सकते हैं। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज, शेयर्स और डिवेंचर्स, यानी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स किसको नहीं बेच सकती, पब्लिक को नहीं बेच सकती, ना अपने डिवेंचर्स पब्लिक को बेच सकती है। समझ में आया? वो सिर्फ अपने शेयर्स और अपने डिवेंचर्स सिर्फ किसको बेच सकती है, मेंबर्स को, इन्वेस्टर्स को, इनको बेच सकती है। ऐसे पब्लिकली वो अपने शेयर्स क्या नहीं कर सकती, बेच नहीं सकती। जैसे मैंने शार्क टैंक का आपको एग्जांपल दिया था ना, वैसे। नेक्स्ट, मतलब वैसे वो बेच सकती है, वो इन्वेस्टर्स के पास पे जाते हैं, अपना आइडिया पिच करते हैं, अपने प्रॉफिट्स और ये सब बताते हैं, और फिर उन्हें ऑफर देते हैं कि भैया हमारी कंपनी में अगर आपको शेयर चाहिए तो इतना इतना पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। ऐसे कर सकते हैं वो, लेकिन ऐसे पब्लिक में जैसे सेबी के थ्रू वो अपने शेयर नहीं बेच सकते। कौन? प्राइवेट कंपनी। आ जाओ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है, हाँ प्राइवेट कंपनी हो गया। फिर यहां से मैंने किसको हटा दिया, यस पब्लिक कंपनी, और वो रह गया। चलो तो उसको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। पब्लिक कंपनी क्यों नहीं डाला, उसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, कि जो आपकी पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, एक मिनट, हाँ ये जो आपकी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी इज वन विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, जो क्या नहीं है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। विच मीन सबसे पहली चीज, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है शेयर्स में। आप शेयर्स को क्या कर सकते हो, बिल्कुल फ्रीली आप बेच सकते हो, जिसको ट्रांसफर करना हो उसे ट्रांसफर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आप उन्हें बेच सकते हो, आप उनको मतलब बेच सकते हो, खरीद सकते हो, आप उनको गिरवी रख सकते हो, आप उनको चाहो तो क्या बोलते हैं, आप अपनी वसीयत में भी आप उनको लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो जो आपकी प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी नहीं है, और जो पब्लिक कंपनी है वो क्या नहीं है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे आप बिल्कुल बिंदास अपने शेयर्स को क्या कर सकते हो, यस बिल्कुल ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, यहाँ सिर्फ 200 है। पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए आपको, और मैक्सिमम 7 डायरेक्टर्स हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में। ठीक है, उस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, और आप अपने जो भी आपके पास सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, आप किसको बेच सकते हो, पब्लिक को बेच सकते हो। चलो तो इसी बात पे अब हम आ गए काय पे भाई, शेयर्स पे। तो क्या होता है शेयर्स, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। जो आपका टोटल कैपिटल होता है कंपनी का, उसको आप स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशन में क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, उसको क्या बोला जाता है, शेयर्स बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि भाई 1 करोड़ है, क्या है, कंपनी का टोटल कैपिटल कितना है, कंपनी का टोटल कैपिटल 1 करोड़ है, और इस 1 करोड़ को अपना एक जो शेयर है, कौन सा शेयर, एक शेयर, चलो कौन सा शेयर भाई, एक शेयर कितने का है, एक शेयर अपन ने डिसाइड किया, मतलब अपने कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि भाई कितना रखेंगे, 10 रुपए का। तो इसे हमने 10 से डिवाइड किया, तो यानी कितने शेयर हो गए बेटा, 10 लाख शेयर। कितने शेयर्स हो गए, 10 लाख शेयर्स हो गए। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है? तो ये हो गए भाई आपके शेयर्स, मतलब आपने अपनी कैपिटल को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में आपने डिवाइड कर दिया, दैट इज 10 रुपीज। तो आपका एक शेयर कितने का हो गया, 10 रुपए का। ठीक है, तो ये होता है भाई शेयर। अब नेचर ऑफ शेयर अगर अपन देखेंगे तो शेयर क्या है बेटा, शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल है, आप इसको मूव कर सकते हो, आप इसको दूसरे को क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। देखो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट इसलिए करते हैं ताकि शेयर्स को जब चाहे बेच सके, मूव कर सके। ठीक है, और शेयर्स को कैसे गवर्न किया जाता है बेटा, सेल्स और गुड्स एक्ट। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इनको गवर्न किया जाता है उसके हिसाब से। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इनको क्या कर सकते हैं अपन, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। हाइपोथिकेटेड का मतलब होता है आप इन्हें गिरवी रख सकते हो। समझ में आया? नेक्स्ट क्या दे रखा है,
ये बेनिफिट का मतलब होता है बेटा, इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लेना, इसका मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब होता है बेटा कि आप मतलब जो आपकी वसीयत होती है, विल में भी आप इन शेयर्स को क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। मतलब अपने जो परिवार के जन होते हैं उन्हें विल में क्या दे सकते हैं, शेयर्स बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है, उनके नाम भी कर सकते हैं, वसीयतनामा, ठीक है, विल बोला जाता है इंग्लिश में। आप चाहो तो अपन अपनी जो विरासत है, अपनी विल है, उसमें आप मेंशन कर सकते हो कि भाई इतने शेयर इसको दे देना, इतने शेयर उसको दे देना। आपके परिवार में अगर आप देना चाहो तो आप उसमें वसीयतनामा भी कर सकते हो, ठीक है। अब अंडर सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी में इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, दो तरह के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस इन्हें क्या मिलती है बेटा, प्राथमिकता मिलती है। मतलब कि इन्हें इक्विटी शेयर से पहले, किससे पहले, इन्हें हर चीज में इक्विटी शेयर से पहले क्या मिलती है, प्रायोरिटी, क्या मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है। जैसे कि अगर एक सिंपल सी बात बोलूं तो अगर कंपनी एक घर है, कंपनी क्या है, कंपनी एक घर है, तो इक्विटी शेयर बड़ा बेटा है और प्रेफरेंस शेयर छोटा बेटा है, या बड़ी बेटी है कौन, इक्विटी शेयर, और प्रेफरेंस शेयर क्या है, छोटी बेटी है, ठीक है। अपने हिसाब से बॉयज बड़ा बेटा और बड़ी वो ले लेना और ऐसे करके समझ लो, ठीक है। अब इधर सुनो, तो जैसे जो इक्विटी शेयर है ये घर का बड़ा बेटा हो गया, और प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया बेटा, घर का छोटा बेटा हो गया या छोटी बेटी हो गई। तो अगर कुछ भी चीज आएगी सबसे पहले किसको मिलेगा भाई, प्रेफरेंस शेयर्स को, किससे पहले, इक्विटी शेयर्स से पहले। यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो इक्विटी शेयर से पहले जो भी प्रॉफिट बचेगा उसमें पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को, इन्हें प्रायोरिटी मिलती है, समझ में आया। दूसरी चीज, अगर कंपनी क्या हो रही है बेटा, वाइंड अप हो रही है, तो सबसे पहले इनका पैसा वापस किया जाएगा, उसके बाद अगर बच गया तो किसका पैसा वापस किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट में जो फिक्स्ड डिविडेंड है, क्योंकि इक्विटी शेयर सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स का कौन सा डिविडेंड होता है, जो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो कैसा होता है बेटा, फिक्स्ड, कैसा होता है, फिक्स। तो पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद अगर प्रॉफिट बच गया तो किसको डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इनको ये प्रेफरेंस मिलती है, इस वजह से इनको प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। लेकिन क्या ये कंपनी के ओनर होते हैं, नहीं। जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ये कंपनी के ओनर नहीं होते, क्या नहीं होते, कंपनी के ओनर नहीं होते। मतलब अगर ये ओनर नहीं है इसका मतलब यस इनके पास में क्या नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। इज दैट क्लियर, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में होती है, ओनर के पास में। तो कौन ओनर होते हैं बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं, और इन्हीं के पास क्या होती है, यस इन्हीं के पास डिसीजन मेकिंग पावर भी होती है। समझ में आ गया कि नहीं आया। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं, मतलब कि एंड में जितना भी प्रॉफिट होता है पूरा का पूरा प्रॉफिट किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। चाहे फिर वो 10,000 बचे, चाहे 10,000 करोड़ बचे, सारा का सारा प्रॉफिट किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। समझ में आ गया। तो ये इनका थोड़ा सा मैंने फटाफट आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आ जाओ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इज दैट क्लियर। तो इनको क्या का राइट है बेटा, डिविडेंड का फिक्स रेट पे, बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, बताया था ना। इक्विटी शेयर्स से पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद अगर पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। जब एन कंपनी इज वाउंड अप, जब कंपनी बंद होती है तब सबसे पहला पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापस किया जाता है, उसके बाद अगर पैसा बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर। फिर भी यहाँ प्रेफरेंस टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स क्या है, एक तो डिविडेंड के बेसिस पे इनको डिवाइड किया है, एक होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इनका डिविडेंड क्या होता जाता है बेटा, एक्यूमुलेट होता जाता है। जैसे कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरे साल। अब ये 3 साल ना किसी वजह से इनको क्या नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला, तो वो 3 साल का डिविडेंड क्या होता जाएगा बेटा, एक्यूमुलेट होता जाएगा। जैसे मान के चलो इनको डिविडेंड मिलता है 9% से, कितने परसेंट से, 9% से। तो 3 साल हो गए भाई, 3 साल से इनको क्या नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला। इज दैट क्लियर। तो 9 9 18 27% हो गया, कितना हो गया टोटल, 27% हो गया, कितने साल का, 3 साल का। तो सबसे पहले इनको 3 साल का क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। जब तक वो डिविडेंड खत्म मतलब दे नहीं देते तब तक वो दिखता रहेगा। तो ये होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इनका जो डिविडेंड होता है वो लैप्स नहीं होता, वो एक्यूमुलेट होता जाता है ना, इकट्ठा होता जाता है। आप पहले साल मत दो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे साल मत दो कोई दिक्कत नहीं, तीसरे साल मत दो, लेकिन इनको आपको आज नहीं तो कल डिविडेंड देना ही पड़ेगा, और वो सारे तीनों सालों का डिविडेंड देना पड़ेगा, भले ही धीरे धीरे करके दो। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के साथ ऐसा नहीं होता, इनका जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा नहीं होता। जिस साल किसी भी कारण की वजह से अगर आपके जो मैनेजमेंट है, अगर उन्होंने क्या नहीं करा, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, तो उस साल का डिविडेंड चला जाएगा, किसका,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, उनको उस साल डिविडेंड नहीं मिलता, वो होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। फिर होते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग का मतलब बेटा ये नहीं है कि ये डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये देख के ना सबको गलत लगता है, नहीं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये है जब कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। क्या होता है? जब कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो क्या डिक्लेयर किया जाता है? डिविडेंड डिक्लेयर करा जाता है, प्रॉफिट में हिस्सा डिक्लेयर करा जाता है। अब प्रेफरेंस शेयर्स को बेटा कैसे मिलता है? फिक्स्ड। कैसा मिल जाता है? फिक्स रेट से इनको मिल गया, ठीक है। अब इनको मिलने के बाद किसको मिल गया? प्रेफरेंस शेयर्स के बाद और किसको मिल गया? इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी क्या मिल गया? डिविडेंड मिल गया, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर मिलता है प्रैक्टिकलिटी में, है ना। डिविडेंड कैसे मिलता है? पर शेयर। तो इनको इनको मिल गया डिविडेंड, ठीक है। इनको भी पर्याप्त डिविडेंड मिल गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी। उसके बाद भी क्या बच गया? प्रॉफिट बच गया। तो जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं, तो इसमें पार्टिसिपेट करने का हक होता है। ये जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, जो एक्सेस प्रॉफिट है उसमें ये क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। इनको एक्सेस प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जाता है, इन्हें बोला जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एक होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, इनको जो एक्सेस प्रॉफिट होता है उसमें इनका हिस्सा नहीं दिया जाता। समझ में आया? सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख दिया जाता है कि भाई तुम पार्टिसिपेटिंग हो, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो। फिर होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल या रिडम्पशन का मतलब होता है पे बैक। क्या होता है बेटा? पे बैक होता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बेटा वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको पैसा वापस करना है आफ्टर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। इज दैट क्लियर? एक स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद में इनको क्या करना है? पैसा वापस करना है। वो आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। एक होते हैं नॉन रिडीमेबल, यानी इनको पैसा वापस नहीं करना। इनका पैसा कब वापस होगा? यस, इन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी जब कंपनी क्या होगी? वाइंड अप होगी, जब कंपनी क्लोज होगी तब ही इनका पैसा वापस करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा? सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, सॉरी ये फोर्थ होगा, ठीक है। कौन है? कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे, यानी कि कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कन्वर्टेबल होते हैं, यानी कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये प्रेफरेंस शेयर्स काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? यस, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर इनको बहुत टाइम तक अगर क्या नहीं मिलता, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता, तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। कुछ होते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि प्रेफरेंस शेयर्स से कौन से शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। वो होते हैं नॉन कन्वर्टेबल। अब आ जाते हैं बेटा अपन इक्विटी शेयर्स पे। तो इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच आर पेड डिविडेंड ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर लेफ्ट। इनको सबसे आखिरी में मिलता है, ठीक है। अब आखिरी में कितना भी मिले वो पूरा का पूरा इन्हीं का होता है। After preference shareholders have been paid fixed rate of dividend, in other words there will be no fixed rate of dividend on equity shares। यानी एंड में जितना भी डिविडेंड इनको फिक्स्ड रेट से नहीं मिलता। प्रेफरेंस शेयर मतलब ब्याज देने के बाद, सारे खर्चे वर्चे सबके बाद, ब्याज देने के बाद, टैक्सेस वैक्सेस सब देने के बाद, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद, फिर कितना ही प्रॉफिट बचे, कितना भी प्रॉफिट बचे, पूरा प्रॉफिट किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। दैट इज वाई इनको फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता, ठीक है। चलो तो अब बात करेंगे अपन किसकी बेटा? शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल क्या होता है? यहाँ पे जो आपका कैपिटल है उस कैपिटल को आपने बेटा काय में डिवाइड कर दिया? शेयर्स में, तो उसे क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल। तो देख लो फटाफट इसका मीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कैपिटल मींस कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी बाय इशूइंग ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो शेयर कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो कंपनी रेज करती है, कैसे? शेयर्स बेच के। क्या करके? शेयर्स बेच के। समझ में आया? सो मैनी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, सारे इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी शेयर्स खरीदते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी शेयर खरीदते हैं, कंपनी दूसरी कंपनी अभी अपनी कंपनी के क्या खरीदते हैं? शेयर्स खरीदते हैं। तो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट वेराइंग सम्स टू कंपनीज कैपिटल, येट देयर इज नो सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच ऑफ दिस इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन। देयर इज वन कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट कॉल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जैसे आपको याद हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो वो उसका अकाउंट हो जाता है, पार्टनरशिप में ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, सबके अलग अलग अकाउंट हो जाते हैं। लेकिन कंपनी में सबका अकाउंट कौन होता है? कंसोलिडेट अकाउंट होता है। वो कौन होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी जितने भी शेयर होल्डर्स से पैसा लिया जाता है अल्टीमेटली वो पैसा कौन से अकाउंट में जाता है? शेयर कैपिटल में। ध्यान रखना, जितने भी शेयर होल्डर्स से अपन पैसा लेते हैं वो पूरा का पूरा पैसा कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल में। जैसे जैसे पैसा आता जाता है अपना जो शेयर कैपिटल है, अपनी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनका पैसा अपने लिए क्या होता है बेटा? लाइबिलिटी होता है। क्योंकि आज नहीं तो कल जब भी कंपनी बंद होगी तो इतने पैसे अपने को, अपने शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो इस वजह से
शेयर कैपिटल अपनी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। और यहाँ पे सबका एक ही अकाउंट है, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो एक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो दूसरी कंपनी हो। इन सब ने अगर अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो वो पूरा पैसा, यानी उनने खरीदे खरीदे तो उनने अपने को पैसा दिया है, वो क्या है, कैपिटल। और शेयर्स खरीद के वो पैसा उनने दिया है अपनी कंपनी के, तो वो अपने लिए हो गया शेयर कैपिटल। और ये अपने लिए क्या है, लायबिलिटी। क्या है बेटा, शेयर कैपिटल अपने लिए लायबिलिटी होता है। तो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑथोराइज, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, अधिकार। ठीक है, ऑथोरिटी का मतलब अधिकार होता है। ठीक है, अब ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, और वी कैन से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स, जो कि एक कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, किसको, जनरल पब्लिक को। ठीक है, और उनसे क्या ले सकती है, पैसा ले सकती है, क्या बेच के, शेयर बेच के। यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल में आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, क्या है, एक कंपनी है, 10 लाख शेयर्स, और एक शेयर कितने का, 10 रुपए के हिसाब से, यानी कितना हो गया बेटा, 1 करोड़। तो ये 1 करोड़ क्या हो गया बेटा, उसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो गया। इज दैट क्लियर। और ये ऑथराइज्ड शेयर मतलब ये शेयर्स कौन डिसाइड करता है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि भैया अपनी कंपनी का कैपिटल कितना है, 1 करोड़ है। ठीक है, अपन एक शेयर की जो फेस वैल्यू है या जो नॉमिनल वैल्यू है वो कितनी रखेंगे, 10 रुपए। कितने रखेंगे, 10 रुपए। तो अगर अपनी कंपनी का कैपिटल 1 करोड़ है और अगर एक शेयर की कीमत 10 रुपए हुई, मतलब कि अपन कितने शेयर इशू करेंगे, 10 लाख शेयर। अपन कितने शेयर इशू कर सकते हैं, 10। तो दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम शेयर। यानी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में हमेशा ध्यान रखना, ऑथराइज्ड शेयर मतलब ये मैक्सिमम शेयर्स होते हैं जो कि एक कंपनी क्या कर सकती है, बेच सकती है, किसको, जनरल पब्लिक को। यानी क्या कंपनी यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा शेयर्स बेच सकती है, बिल्कुल नहीं बेच सकती। कंपनी यहाँ सिर्फ 10 लाख शेयर्स ही बेच सकती है। इज दैट क्लियर और नॉट। और एक शेयर कितने का बेचेगी बेटा, 10 रुपए का। इज दैट क्लियर, आ गई बात समझ में कि नहीं आई। ठीक है, ये होता है क्या, ऑथराइज शेयर कैपिटल। रजिस्टर्ड, जिससे कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराती है, ये कंपनी का एक नॉमिनल कैपिटल होता है। कौन सा कैपिटल होता है, नॉमिनल। क्या सर कंपनी अपने शेयर बढ़वा सकती है, यस बिल्कुल बढ़वा सकती है बेटा। फ्यूचर में अगर उसे लग रहा है कि हमें अपने शेयर्स बढ़ाने हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है, रजिस्ट्रार जो होता है कंपनी का, उसके पास में वो सब हो जाता है, सब हो जाता है। लेकिन अभी बस इतना समझ लो। नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है बेटा, इशूड कैपिटल। अब यहाँ पे क्या हुआ, अपन ने आपकी अपनी अपनी कंपनी को बेटा कितने से ऑथराइज करा लिया कि भाई हमने अपने रजिस्ट्रार को, सेबी को ही बोल दिया भैया हम कितने शेयर बेचेंगे, 10 लाख शेयर बेचेंगे, और एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। तो ये हो गया आपका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब इशूड क्या होता है, जितने शेयर्स अपन ने जनरल पब्लिक के सामने रखे, पूरे के पूरे 10 लाख शेयर्स तो अपन बेचेंगे नहीं। मान के चलो आप जनरल पब्लिक को कितने शेयर्स बेच रहे हो, इशूड शेयर कैपिटल, जितने शेयर्स आप पब्लिक को बेच रहे हो। तो मान के चलो 10 लाख शेयर्स हैं, लेकिन अपन सिर्फ कितने शेयर्स बेच रहे हैं पब्लिक को, 5 लाख शेयर्स। कितने, 5 लाख शेयर। तो 5 लाख शेयर्स क्या हो गया बेटा, इशूड कैपिटल हो गया। और एक शेयर अपन कितने का बेच रहे हैं, 10 रुपए का। तो इशूड शेयर कैपिटल कितना हो गया आपका, 50 लाख। कितना हो गया, 50 लाख। तो इशूड शेयर कैपिटल कैन बी इक्वल टू ऑथराइज शेयर कैपिटल। यानी आप पूरे के पूरे 10 लाख बेच सकते हो, लेकिन क्या 10 लाख से ज्यादा बेच सकते हो, बिल्कुल नहीं बेच सकते। तो इशूड शेयर कैपिटल कैन बी इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल, बट इट कैन नॉट बी मोर देन ऑथराइज शेयर कैपिटल, पहली बात। एंड इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल वो शेयर्स हैं जो आपने पब्लिक के सामने क्या करे हैं, रखे हैं, क्या करने के लिए, खरीदने के लिए। मतलब आपने इशू करे, क्या करें आपने, इशू। इज दैट क्लियर। और जितने आपने इशू करे हैं, पब्लिक उतने ही शेयर्स खरीद सकती है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आपने अभी कितने इशू करे हैं, सिर्फ 5 लाख शेयर इशू करे हैं, तो पब्लिक सिर्फ कितने शेयर्स खरीद सकती है, अभी सिर्फ 5 लाख शेयर्स खरीद सकती है। अच्छे से समझो ये चीज, क्वेश्चन करते टाइम बहुत काम में आने वाली है। तो इशूड शेयर कैपिटल मतलब जितने शेयर आपने पब्लिक के सामने रखे हैं, क्या या पब्लिक को इशू करे हैं, क्या करने के लिए, खरीदने के लिए, उसे बोला जाता है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल अपना कितना ले लिया, इशूड शेयर कितने ले लिए, 5 लाख शेयर, एक शेयर 10 रुपए का बेचेंगे तो कितने का हो गया, 50 लाख आपका इशूड शेयर कैपिटल हो गया। फिर होता है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब जैसे यूट्यूब पे किया जाता है ना, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करके क्या बन जाते हो भाई, मेंबर। नहीं किया हो तो कर लेना भाई, मेंबर बन जाना, डेबिट क्रेडिट क्लासेस बाय शुभम सर के, है ना। अब आ जाओ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है। अब देखो अपन ने तो क्या करा बेटा, अपन ने तो 5 लाख शेयर्स मार्केट में उतार दिए, अपन ने पब्लिक को बता दिया कि भाई हम ये कंपनी है, हमारा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रोस्पेक्टस क्या करते हैं,
यस, और हमने उनको बोल दिया कि भाई हम 5 लाख शेयर बेच रहे हैं, एक शेयर इतने का बेच रहे हैं, जिसको भी खरीदना हो खरीद लो। तो अब यहाँ पे लोग जितने के लिए सब्सक्राइब करते हैं, अब जैसे अपन ने 5 लाख शेयर मार्केट में उतारे, तो अगर लोगों ने पूरे के पूरे 5 लाख शेयर ही खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया, या पूरे के पूरे 5 लाख शेयर ही खरीद लिए, तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितना हो गया बेटा? 5 लाख शेयर। कितने हो जाएंगे? 5 लाख शेयर। लेकिन अगर कंपनी ने, सॉरी कंपनी नहीं, अगर लोगों ने 5 लाख से कम, यानी मान के चलो 4,80,000 लोगों ने कितने के लिए सब्सक्राइब किया? सिर्फ 4,80,000 के लिए सब्सक्राइब किया, शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, तो वो क्या हो गया? यस, वो हो गया आपका 4,80,000 अपने सब्सक्राइब्ड शेयर्स हो गए। कौन से शेयर्स हो गए? सब्सक्राइब्ड शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कैपिटल की। अब यहाँ क्या लिखा है बेटा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। चलो, तो अपन एक चीज मान लेते हैं कि अपन ने कितने शेयर्स उतारे बेटा मार्केट में? अपन ने मार्केट में 5 लाख शेयर्स उतारे। कितने उतारे? 5 लाख। और लोगों ने कितने शेयर के लिए सब्सक्राइब किया? पूरे 5 लाख। यानी अपन ने 5 लाख शेयर उतारे, पूरे के पूरे कितने शेयर्स बिक गए? यस, 5 लाख शेयर्स बिक गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कब होता है बेटा? जब अपन ने 5 लाख शेयर्स मार्केट में उतारे, ठीक है, और अपन ने लोगों से क्या बोला कि भाई एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। कितने का है? 10 रुपए का। तो अपन ने यहाँ पे 5 लाख शेयर्स मार्केट में उतारे, और लोगों ने पूरे के पूरे 10 रुपए अपने को दे दिए। 5 लाख शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से, यानी कितने पैसे आ गए अपने पास? पूरे के पूरे 50 लाख आ गए। तो ये हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, क्योंकि लोगों ने पूरे पैसे दे दिए। कैसे पैसे दे दिए? पूरे। तो ये क्या हो गया? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड हो गया। आ गई बात समझ में? अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कब होता है? ऐसे होता है। चलो इधर देखो, जैसे मान के चलो, यहाँ पे ध्यान देना कि भाई 4,90,000 शेयर पे, कितने पे? 4,90,000 शेयर पे अपने को पूरे 10 रुपए, क्योंकि एक शेयर 10 का है, अपन ने 10 मांगा, तो ये कितना हो गया बेटा? 49 लाख हो गया। तो ये तो क्या हो गया? ये हो गया क्योंकि इस पे 4,90,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से अपने को पूरे 10 रुपए मिल गए। तो ये हो गया बेटा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, क्योंकि इतने शेयर्स पे पूरे पैसे मिल गए। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है, नॉट लगेगा, बट नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है? मतलब जिनने पूरे पैसे नहीं दिए। तो अपन ने मान के चल लिए कि भाई एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है? 10,000 शेयर है, और उसने सिर्फ और सिर्फ अभी तक अपने को सिर्फ कितने रुपए दिए हैं बेटा? सिर्फ 7 रुपए ही दिए हैं। अपन ने 10 मांगे हैं, लेकिन अभी तक उसने सिर्फ अपन को 7 रुपए ही दिए हैं। तो ये हो गया सब्सक्राइब भी कर लिया, लेकिन कैसे नहीं है बेटा? नॉट फुल्ली पेड अप। तो ये होता है नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि उसने सिर्फ अभी तक अपने को 7 रुपए ही दिया है, यानी कितना? 70,000। आ गया समझ में? क्लियर है? तो ये होता है आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब आते हैं बेटा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल पे। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब जैसे मान के चलो कि भाई अपना एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। कितना है? 10 रुपए का है। ठीक है, अगर आपने पूरे 10 रुपए ही मांग लिए, कितने? 5 लाख शेयर पे अगर आपने पूरे के पूरे 10 रुपए मांग लिए, तो आपका कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख इंटू 10, कितना? 50 लाख। ठीक है, जितना अपन मांग लेते हैं उसे बोलते हैं कॉल्ड अप। एक शेयर 10 का है, 10 मांग रहे हैं, तो 10 के हिसाब से। एक शेयर अपना 10 रुपए का है, लेकिन अपन मांग कितने रहे बेटा? 5 रुपए। ठीक है, अपन ने कितने शेयर्स बेचे मार्केट में? अपन ने कितने शेयर इशू करे? अपन ने यहाँ पे 5 लाख शेयर इशू करे, और लेकिन अपन सिर्फ कितने रुपए मांग रहे हैं? 5 रुपए। 10 का शेयर है, लेकिन सिर्फ 5 रुपए मांग रहे हैं, तो यहाँ पे 25 लाख रुपए अपना क्या हो जाएगा? कॉल्ड अप। कॉल कितना किया? मांगा कितना? वो। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। हमेशा ध्यान में, अच्छे से ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि फोर फीचर में काम में आएगा, वहां गड़बड़ नहीं करोगे। ठीक है, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? जितना पैसा अपन ने अपने शेयर होल्डर से मांगा, वो होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। समझ में आया? कॉल्ड अप, मंगा रहे हैं अपन उससे। एक होता है क्या? पेड अप। क्या होता है? पेड अप। चलो अब यहाँ पे देखो, मान के चलो कि अपन ने तो पूरे 10 रुपए ही मांग लिए। अपन ने पूरे क्या मांग लिए? पूरे अपन ने 5 लाख शेयर पे कितने? पूरे के पूरे 10 रुपए के हिसाब से पूरे 10 रुपए मांग लिए। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितने का हो गया बेटा? 50 लाख का। कितने का हो गया? 50 लाख का। फिर क्या होता है? पेड अप। अपन ने तो मांग लिए, अगर उनने पूरे पैसे दे दिए, तो 50 लाख ही क्या हो जाएगा? पेड अप कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेड अप कैपिटल हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो कि अगर पूरे पैसे नहीं दिए, मतलब जितने पैसे आए, या जितने भी रैंडमली ले लेते हैं, मान के चलो 50 लाख की जगह कितने आए? 49,50,000। जितने भी पैसे आते हैं, जितने वो लोग अपन को पे कर देते हैं, कौन? शेयर होल्डर, वो होता है पेड अप शेयर कैपिटल। वो क्या होता है? पेड अप। मान के चलो अपन ने मांगे तो पूरे 50 लाख थे, 5 लाख शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से पूरे 50 लाख मांगे थे, लेकिन उनने सिर्फ अपन को कितने दिए हैं बेटा? 49,50,000। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका
पेड अप कैपिटल हो गया, जितना वो पे करते हैं, जितने अपने शेयर होल्डर अपन को पे करते हैं उसे पेड अप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, रिजर्व कैपिटल। अब इधर है ना, इस चीज पे ध्यान दो, रिजर्व। अपन ने अभी तक अपने कैपिटल को क्या कर रखा है, रिजर्व करके रख रखा है। यानी मैं ये बोलूं, जो अभी तक अपन ने पैसा मांगा नहीं है, इज डेट क्लियर, उसे कौन सा कैपिटल बोला जाता है, रिजर्व कैपिटल बोला जाता है। और अपन जब चाहें, जब अपने को लगता है कि भाई हाँ अब अपने को इस पैसे की जरूरत है, तब अपन उस पैसे को अपने शेयर होल्डर से, उस शेयर के पैसे को अपन अपने शेयर होल्डर से मांग सकते हैं। उसे कौन सा कैपिटल बोला जाता है, रिजर्व कैपिटल। कौन सा कैपिटल, रिजर्व। चलो अब इशू ऑफ शेयर्स। तो जब हम इशू करते हैं ना शेयर्स को, तो शेयर्स को इशू करने के तरीके ऐसे ऐसे होते हैं। पहला तो फॉर कैश बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अपने जो शेयर्स होते हैं ना, वो अपन अपने कंपनी के, जैसे सबसे पहला क्या है बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो अपने कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, कौन होते हैं, जो अपने कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, उनको अपन क्या दे देते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स दे देते हैं उनके काम के लिए। किसके लिए, उनके काम के लिए अपन, है ना, उन्होंने अपना काम करा दिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं तुमको समझाऊं, तो अपन अपने डायरेक्टर्स को क्या दे देते हैं, शेयर्स देते हैं, क्या, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कंपनी के प्रति क्या करा है, काम करवाया है, काम किया है और काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कौन से शेयर्स देते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स दे देते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। और क्या करते हैं भाई, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या होता है, अपन अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन देते हैं। किसको ऑप्शन देते हैं, अपन अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन देते हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कंपनी के शेयर्स डिस्काउंट में खरीद सकते हो। किसमें, डिस्काउंट में। इज डेट क्लियर, यानी 100 रुपए का शेयर है, कितने का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, तो अपन अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दे देते हैं कि भैया आप कितने में खरीद लो, 60 रुपए में। क्योंकि अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए अपन उनको कम में क्या दे देते हैं, शेयर्स खरीदने का ऑप्शन दे देते हैं। क्या दे देते हैं, ऑप्शन। यानी उनके पास ऑप्शन है, वो चाहें तो खरीद सकते हैं और ना चाहें तो ना भी खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय ने खरीद लिए, तो इसमें एक कंडीशन होती है, कम से कम उसको ये शेयर्स कितने साल के लिए होल्ड करके रखना पड़ता है, 1 साल के लिए। उसके बाद ही वो कंपनी के इन शेयर्स को क्या कर सकता है, बेच सकता है, ठीक है। तो एक तो अपन शेयर्स अपने कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें इशू कर देते हैं, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। क्यों, वो मैंने आपको बता दिया। एम्प्लॉइज को दे देते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे, कम प्राइस में। सिर्फ यहीं पे, मतलब डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को, सिर्फ इन्हीं को अपन शेयर्स काय में इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट में। अदरवाइज जनरल पब्लिक को अपन शेयर्स इनिशियली अपन शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर शेयर्स। तो अपन क्या करते हैं बेटा, अब अपन अपने शेयर्स किसको बेचते हैं, पब्लिक को। पब्लिक को बेचने का तरीका क्या होता है, समझना। सबसे पहले तो वही रजिस्ट्रेशन, सब अपना पब्लिक कंपनी हो गई, कौन सी कंपनी हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई, सेबी में रजिस्टर्ड हो गए। अब शेयर्स कैसे बेचते हैं पब्लिक को, अपन अपन अपना क्या इशू करते हैं, प्रोस्पेक्टस। याद है स्टार्टिंग में समझाया था, अपन अपना प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। इस प्रोस्पेक्टस में अपनी कंपनी की पूरी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, अपना इनकम स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। इफ वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो, इज दैट क्लियर। और अपने जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं अपन वो भी मेंशन करते हैं प्रोस्पेक्टस में। अपन ये मेंशन करते हैं कि भाई हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, मतलब हम कितने शेयर्स बेच सकते हैं, अभी हम कितने शेयर्स बेच रहे हैं और एक शेयर कितने में बेच रहे हैं, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस देख के फिर लोग क्या करते हैं, टू रिसीव एप्लीकेशन, इज दैट क्लियर। फिर लोग क्या करते हैं बेटा, अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब जरा अप्लाई की मेन चीज समझ लो। मेन चीज क्या है बेटा, यहाँ पे जैसे ही अपन ने शेयर्स बेचे, तो कम से कम 90% अपने शेयर्स क्या हो जाने चाहिए, सब्सक्राइब होने चाहिए 1 महीने के अंदर अंदर। जैसे ही आपने अपने शेयर्स बेचे हैं, तो 1 महीने के अंदर अंदर अपने जितने भी अपन ने शेयर्स इशू करे हैं, उनके कितने परसेंट बेटा, 90% शेयर्स क्या हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए 1 महीने के अंदर अंदर। अगर 1 महीने के अंदर अंदर अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होते, तो फिर क्या होता है, आपका जो आईपीओ है, ये जो आपने शेयर इशू करे हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अगर 90% नहीं हो पाते, तो आपके जो भी आपने शेयर इशू करा है वो क्या हो जाएगा, या जो आपका आईपीओ है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर कैंसिल हो गया, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर, जितने भी शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने भी अप्लाई कर दिया, उनका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। और अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर उनका पैसा वापस नहीं किया, तो आपको 15% से, कितने परसेंट से, 15% से उनको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो ये रिसीव एप्लीकेशन, तो कम से कम इतनी एप्लीकेशन आनी चाहिए, उसके बाद ही अपन क्या कर सकते हैं, अलॉटमेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर।
अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन से लेके, इस चीज को ध्यान रखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से लेके कुछ भी कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा। किसमें नहीं लिखा है बेटा? कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा, कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं लिखा है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड काय में लिखा हुआ है? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड यहाँ पे सेबी ने रूल्स जारी कर रखे हैं। किसने? सेबी ने। सेबी ने बोल रखा है, सुन लो रे, शेयर्स बेच रहे हो, ठीक है बेच लो, लेकिन कम से कम जितने भी शेयर्स बेच रहे हो 90% तुम्हारे शेयर्स क्या हो जाने चाहिए? सब्सक्राइब हो जानी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा जो भी शेयर इशू है क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, और तुमको 15 दिन के अंदर अंदर जिनने भी तुम्हें पैसा दिया है उनका पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। और अगर 15 दिन के अंदर पैसा वापस नहीं कर पाए तो उन्हें क्या देना पड़ेगा? 15% से ब्याज। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। चलो 90% हो गए, तो 90% या 90% से ज्यादा लोग क्या करने चाहिए? आपके जो शेयर हैं वो सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, मतलब बिक जाना चाहिए। फिर उसके बाद ही अपन, मतलब जो अपने कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर्स को क्या कर सकते हैं? अलॉट कर सकते हैं। अलॉट मतलब वो जिनने भी शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया है उनको अब शेयर अलॉट किया जाता है। मतलब शेयर इशू सर्टिफिकेट या शेयर सर्टिफिकेट उनके नाम से इशू कर दिया जाता है, यानी सिंपल शब्दों में उनके नाम पे शेयर्स क्या कर दिए जाते हैं? चढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको बता दिया, जो सेक्शन है कितना है? 39(1). इज दैट क्लियर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39(1) मैंने आपको बता दिया। हाँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39(1) में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए। और वो कौन मेंशन करता है भाई? आपका डायरेक्टर मेंशन करता है कि मिनिमम इतना क्या हो जाना चाहिए? सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। अब मैंने आपको बताया ना कि अब डायरेक्टर भी बेटा किसके हिसाब से मेंशन करेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में? सेबी के हिसाब से। समझ में आया? सेबी के हिसाब से डायरेक्टर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर देते हैं कि भाई हम इतने शेयर्स बेच रहे हैं या इतने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, तो उसका 90% कितना आएगा? इतना। तो वो अपने एमओयू में, सॉरी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर देता है। कितना? 90%। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो यहाँ पे तो क्या हुआ? यहाँ अपन जो शेयर्स बेच रहे हैं पब्लिक को, इधर तो क्या आएगा बेटा? पब्लिक से पैसा आएगा। क्या आएगा? पैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट कर दिया जाता है। अलॉटमेंट के बाद क्या करे जाते हैं? कॉल्स किए जाते हैं। ठीक है, मतलब शेयर्स को इंस्टॉलमेंट में अगर बेचा गया है तो अलॉटमेंट करने के बाद बाकी के पैसा, अगर पूरा पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे नहीं आया तो बाकी का पैसा काय पे मांगा जाता है? कॉल्स पे मांगा जाता है। वो जब अपन क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझाऊंगा। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्या होता है ना, कितनी बार जो शेयर्स होते हैं, क्या होते हैं? शेयर्स जो होते हैं, उन शेयर्स को अपन क्या करते हैं? जैसे मान लो अपन ने बिल्डिंग खरीदी, किसी से क्या खरीदी? बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, किसी का बिजनेस टेक ओवर किया, तो क्या लिखा है? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अपन उनको पैसा देने की जगह अपन अपनी कंपनी के क्या दे देते हैं? शेयर्स दे देते हैं। मोस्टली पता है ये कब देखने को मिलता है? जब कोई एक बड़ी कंपनी कोई छोटी कंपनी का पूरा बिजनेस खरीदती है तो उस कंपनी के जो ओनर्स होते हैं ना, तो वो उनको कुछ तो पैसा दे देती है और बाकी उनसे क्या बोलती है? एक काम करो, हमारी कंपनी के क्या ले लो? शेयर्स ले लो। तो इसे क्या बोला जाता है? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी आप यहाँ पे बार्टर कर रहे हो, मतलब आप सामने वाले को पैसे नहीं दे रहे, आप सामने वाले को क्या दे रहे हो? शेयर्स दे रहे हो। अपन अपने शेयर्स दे देते हैं उसको। ठीक है, ये भी अपन, इसकी भी अकाउंटिंग सीखेंगे। अब आ जाते हैं कौन से एक्सपेंसेस? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये भी फटाफट समझ लो। जब आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर रहे होते हो उस टाइम जितने भी सारे खर्चे होते हैं, जब आप अपनी कंपनी को कन्वर्ट कर रहे होते हो किसमें? पब्लिक कंपनी में, तो जितने भी सारे खर्चे होते हैं वो सारे सारे खर्चे, उन्हें क्या बोला जाता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करा जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर कराया जाता है, लीगल फीस, ड्यूटी, ये सब क्या करी जाती है? पे करी जाती है। यानी जब अपन वो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मेंशन करते हैं ना, तो उसके हिसाब से अपन को रजिस्ट्रार को क्या पे करनी होती है? फीस पे करनी होती है, और भी लीगल फीस, लीगल फीसेस और ये सब पे करनी होती है। तो वो सारे एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। पहले समझ में आया? फटाफट देख लो। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आर टर्म्ड एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। दीज आर इंक्लूडेड expenses incurred on preparation printing of various document needed for registration of a company। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं उनका प्रिंट आउट जितना भी उनका खर्चा होता है बनवाने करने का, उन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोले जाते हैं। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस जो हमको भरनी पड़ती है अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी में रजिस्टर कराने के लिए, वो पूरा पैसा। ड्यूटी पेबल ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल, बताया ना, ऐसे थोड़ी मुंह उठा के ऑथराइज्ड कैपिटल, जितना ऑथराइज्ड कैपिटल आप उसमें मेंशन करोगे ना, जिसमें आपका डायरेक्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख के भेजेगा, तो ये हमारी कंपनी का इतना ऑथराइज्ड कैपिटल, इतने नंबर ऑफ शेयर, जितना अमाउंट लिखेगा उसके हिसाब से क्या लगती है? स्टैम्प ड्यूटी लगती है। ड्यूटी पे करना पड़ता है किसको? रजिस्ट्रार को। समझ में आया? ठीक।
कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स, जो भी आपकी मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन, जो भी आपकी बुक्स जितनी भी प्रिंट होती हैं, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा क्या रहता है इनमें, तो वो सब पूरा उसका खर्चा। इन केस द कंपनी हैज बीन फॉर्म टू परचेज अ रनिंग बिजनेस, द फीस चार्ज बाय अकाउंटेंट वैल्यूअर वैल्यूइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ दैट बिजनेस। कभी कभी क्या होता है ना, एक कंपनी बनाई जाती है दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए, अगर आपने इस तरह का कुछ काम कर रहे हो तो उसके लिए आपने अकाउंटेंट हायर करे होंगे, वैल्यूअर्स जो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू पता लगाते हैं, उनकी जो फीस होती है वो सब भी काय में आती है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आती है। समझ में आया? क्लियर है? और अब क्या आ गया है, आई थिंक अकॉर्डिंग टू AS 26 और 16, ठीक है वो बाद में देख लेना, लेकिन जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको उसी साल क्या कर दिए जाते हैं, राइट ऑफ कर दिए जाते हैं जिस साल वो इनकर होते हैं। समझ में आया? अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को अमोर्टाइज नहीं किया जाता, जिस साल ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसी साल इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके क्या कर दिया जाता है, इन्हें राइट ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं? चलो, तो इसी के साथ जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो क्या होता है, खत्म होता है। एक ओवरऑल पूरा बेस मिल गया होगा आपको इस 1 घंटे की क्लास में। अब नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे, यस बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मैं आपको सिखाऊंगा इशू ऑफ शेयर्स के भाई शेयर्स को इशू कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे उनकी जर्नल एंट्रीज करते हैं, वो अपन कब से सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट से। और नेक्स्ट पार्ट से बिल्कुल एक भी क्लास क्या मत करना, मिस मत करना, बिल्कुल फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्लास टू लास्ट क्लास। जैसे ही लास्ट क्लास खत्म होगी एक एक न्यूमेरिकल करना सीख जाओगे, पूरा डिटेल में समझाऊंगा बिल्कुल कि कैसे करना है, कब डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, ईच एंड एवरीथिंग विथ प्योर कॉन्सेप्ट एंड प्योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो तो आई होप आज की क्लास में पूरी थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिकल सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।